आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हम्म। जी सर। अच्छा, तो ये जो चैप्टर 9 के एंड पे जो लास्ट लेक्चर था मंडे को, उसमें आपको याद होगा कोलेस की फैक्टराइजेशन मैंने जो है ना वहाँ पे कवर की थी, और ये भी बताया था कि वो कोलेस की फैक्टराइजेशन अलग से बाय नेम शायद आपको उसमें ना मिले आउटलाइन में, लेकिन इस चैप्टर में एक टॉपिक है जो उसके बाहर नहीं हो सकता, और वो है क्यू आर फैक्टराइजेशन। और क्यू आर फैक्टराइजेशन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एसवीडी की जरूरत पड़ती है। एसवीडी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है वो जो है ना अभी इस चैप्टर में पता चल जाएगा कि व्हाई डू वी केयर अबाउट एसवीडी। द आइडिया इज टू अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो अब आप नोट करें कि बिल्कुल इस मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं है, लेकिन कोई चैप्टर था जिसमें इंटरपोलेशन, आधा चैप्टर इंटरपोलेशन पे था, और उसके बाद जो आधा चैप्टर था वो उस पे था फिटिंग, या नहीं, इंटरपोलेशन में फिटिंग होती है, ठीक है, और आधा चैप्टर अप्रोक्सीमेशन पे था। हाँ, जिसमें रिग्रेशन और इस तरह की चीजें जो है ना वो सेशन उसके बारे में। सो ये जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, दिस रिलेटेड टू द सेकंड पार्ट कि अप्रोक्सीमेशन तो आपने करनी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, इन व्हिच सेंस इज द अप्रोक्सीमेशन बेस्ट? क्योंकि अब ये जो आपका है इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन या फिटिंग में तो बेस्ट ऑब्वियस है ना। उसमें बेस्ट का मतलब ये है कि वो इट हैज टू परफेक्टली फिट, यू आर नॉट सपोज टू मिस एनी पॉइंट, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में गोल परफेक्ट फिटिंग नहीं होती, यू हैव टू बी अप्रोक्सीमेटिंग इट। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं तो आप डेटा पॉइंट्स को टच करते हुए तो नहीं जाएंगे, लेकिन यू नीड टू बी क्लोज इन सम सेंस, एंड विच सेंस वो आज के लेक्चर में जाना, ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें बुनियादी मसला ये है कि बिकॉज डेटा जो है वो वेक्टर्स के फॉर्म में होगा, सो व्हेन यू हैव अ डेटा सेट you will have vectors in it, तो इसको हम x कह दें। so जो अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट है वो भी चेंज हो जाता है कि you need to be, you need to imagine, let's go to a blank document, let's say 15 pages blank। so आपके पास कोई, if you think about a vector space, although हम यहाँ पे 2 dimension show कर रहे हैं, लेकिन you can easily imagine more than 2 dimensions, you can have n dimensional space, and a point in such a space will represent a vector, ठीक है, and this vector can be n dimensional in general. So that is what typically data is. So जब हम x लिखते हैं, so representation हमारी 2 dimension में होती है, लेकिन numerically we know it can have any number of dimensions. तो आपके पास एक वेक्टर है, फिर दूसरा वेक्टर है, yeah. So what do you mean for these two vectors to be close together, close to each other? ठीक है, अब आपके पास अगर ये एक वेक्टर है, let's use one the subscript, and then there is another vector x2, उसके अपने वो है कंपोनेंट्स हैं, इसके अपने कंपोनेंट्स हैं। सो अब ये हाउ क्लोज दीज टू वेक्टर्स आर, तो आपके जहन में तो ये आएगा कि चलो मेरे पास एक वेक्टर x है, दूसरा वेक्टर y है,
I just subtract this, but this will give me another vector. The difference will be another vector, and I need a scalar. So how do I convert this thing into a scalar? For that, the proper mechanism in linear algebra is what you call a norm, NORM. So जिस तरह 2 डायमेंशनल में मैग्नीट्यूड होता है, आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है? तो n डायमेंशनल में you generalize this concept to what is called norm. So norm is the general concept related to magnitude, और ये सिर्फ ये बता रहा है कि वेक्टर कितना how big is the vector, तो उसका साइज होता है. डिफरेंट नॉर्म्स है, 1 norm 2 norm, तो वो अगर आप यहाँ पे एक क्विक आइडिया ले लें इसका, वी कैन स्किप मोस्ट ऑफ द स्टफ हियर. यहाँ पे मैं सिर्फ उस जगह रुकूंगा जहाँ पे, अच्छा जो अभी जो मैंने नॉर्म का बताया था ना कि norm is a quantity about a vector v which will tell us how large is it. Now to make this definition of norm possible, you first need to generalize the dot product. Dot product आपने linear algebra में सीखा हुआ है. आप इसको डॉट के फॉर्म में लिख दे या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लिकेशन. So you can represent dot product either as a multiplication of two matrices when you transpose one of them, or you just directly take the dot product. और इसका एक और नाम जो लिनियर अलजेब्रा में ज्यादा पॉपुलर है वो है इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट इज अ मोर जनरल नेम फॉर, एक सेकंड जी काशिफ साहब. वालेकुम सलाम. हाँ अच्छा वो नहीं, अच्छा वो अच्छा मैं फिर दोबारा ले अभी मैं दोबारा कर देता हूँ. हाँ पेन की भी तस्वीर भेज दो ना. ओके ठीक 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 ठीक. अभी आप उधर हैं, अब आपको भी चाहिए, थोड़ी देर बाद भेजूं? अच्छा ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. वो तो अभी आपने तस्वीर देख के बता दी. ठीक. तो ये क्लास ऑनलाइन खत्म हो के ना फिर मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक. थैंक ओके. सो इनर प्रोडक्ट इज व्हाट वी विल बी यूजिंग. इनर प्रोडक्ट इसलिए जरूरी है कि एक तो इवन पाइथन में उसका नाम भी इनर प्रोडक्ट है अगर आपने जरूर वो कमांड यूज किया है. द अदर रीजन इज दैट दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ इनर प्रोडक्ट. ये इतना सिंपल है कि कुछ लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वही नाम जो पहले है. लेकिन इनर प्रोडक्ट देयर आर अदर वर्जन्स ऑफ इट which cannot be called dot product. तो ये inner product जो है ना, it's better to remember this name because it's a more general concept. Now what do we mean by an inner product? ठीक है, तो अब जारी बात है, आपने 2 डायमेंशन में तो देखा होगा कि 2 डायमेंशन इवन 3 डायमेंशंस में कि you have one vector and then you have another vector. So इनका जो dot product है basically it distinguishes between vectors that are parallel. अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, लाइक दिस, तो आपको पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम होगा. इस केस में पॉजिटिव होगा मैक्सिमम, इस केस में नेगेटिव होगा विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. एंड डॉट प्रोडक्ट का दूसरा फायदा ये है, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा क्योंकि यू नो ऑलरेडी द कैलकुलेशन. इसका जो यूज है वो मैं बता रहा हूँ कि इफ द टू वेक्टर्स आर एक्चुअली परपेंडिकुलर दिस वे और दिस वे, या देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन व्हिच it can be. This is another possibility. तो टिपिकली हमारे जहन में 90 डिग्रीज एंगल आता है और फिर हम कहते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 0 0 0. And if the dot product, so these are two extreme cases, yeah. In one case you have maximum magnitude and the other you have 0 magnitude, or maximum may be parallel anti-parallel. So if for example the vectors are like this, कि ना वो parallel है ना anti-parallel है ना perpendicular है, so dot product tells you something. So it is another way of actually telling you how different two vectors are in terms of their direction. Dot product में आप नोट करेंगे इसमें
आपको ये भी बताता है कि इनका डायरेक्शन कितना डिफरेंट है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि वो मैग्नीट्यूड्स दोनों क्या, ये तो नहीं बताता कि कितना डिफरेंट है, बट यू गेट सम आइडिया. Now the reason we find dot product so useful is actually this. So if I have a vector v and I take the same vector again and take the dot product, okay, so I know that this will give me the magnitude squared, yeah, magnitude squared. So this is one type of that property norm which I was just mentioning. जो norm हमें चाहिए था ना, measure of size, कि vector कितना large है. So अब चूंकि 2 दफा आ रहा है, so it will be nice if we can actually take the square root, positive square root, and then we call it the norm. तो एक norm आपको ऐसे ही मिल जाता है, और क्योंकि इसमें square involved है, so people typically write a 2 there to remind yourself that you have used dot product. तो dot product या inner product इसलिए useful है कि that gives you your first example of norm, yeah. तो ये norm की properties है, जिस तरह भी आप norm define करेंगे, it should behave like this. It should be positive because we need a size, a measure of size, and we don't like the measure of size to be negative. And yeah, it should not matter which way. So it should not matter whether you go from u to v or from v to u. Similarly, if you multiply it by a scalar, yeah, it should not matter which part you multiply first, which you late. And similarly, these are some nice mathematical properties. और ये मैं बता रहा था कि this is another way of defining the inner product. Inner product सिर्फ dot product नहीं होता. अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे you take a function and you take another function and then you integrate the product. अब ये integral जहाँ पे large होगा, हम ये कह सकते हैं कि these two functions are similar. जब ये small होगा तो हम कह सकते हैं कि these two functions are different. So it's a measure of how similar to. अब देखो ना, वो जो concept है distance का vectors में, कि vectors में तो आप कह सकते हैं कि इनके दरमियान distance इतना है, लेकिन functions के दरमियान कितना difference है, you cannot simply say, oh, f minus g. Okay, f is a function, g is a function, the difference will be another function, delta. But that function will have a different value at each point. So you need a single number, basically, a single number to tell you how different these two functions are. So inner product जो है ना, ये इसलिए useful है. Or as I said earlier, if you take the inner product of a vector with itself and then take the square root, that gives you one definition of norm. And yeah, this is essentially the magnitude, but you can have other definitions as well. अब इस सारे concepts का फायदा क्या हुआ? हमने basically दो चीजें सीख ली है. We started with dot product. We generalized this to inner product, and we used the inner product to define a new quantity called norm, which tells you how large a vector is. How large a vector is, and not only a vector but a difference of vectors, delta. So norm का फायदा ये है कि न सिर्फ ये आपको एक वेक्टर के बारे में बताते हैं कि वो कितना लार्ज है, but it also tells you about two vectors, how different those two vectors are. अब how does this relate to approximation? अब आपने approximate करना है, let's say, दो functions को. That is why it's always good to think in terms of functions, not in terms of vectors. क्योंकि functions, अब देखो ना यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो एक ही फंक्शन को अपने साथ उसका इनर प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट लेने के बाद you get an idea of how large this function is. ठीक है, and this is that 2 I was referring to. Put that 2 as a subscript to remind you that you're taking 2 norm, a specific type of norm. Now how does this relate to approximation? Of approximation में, this is now the punchline. Let's say कि
you have all the continuous functions between 2 points. So remember, when you have a function in mind, a graph of a function in mind, you can have 2 points A and B, and between these 2 points there are different functions possible. You can have different graphs. So this C of AB, this is the notation typically used by mathematicians to say, okay, C is for continuous. So all the continuous functions you can imagine between these 2 points, all the continuous functions defined over this interval A comma B. Okay, so if I go to the next document, this is the picture you need to have in mind. This is x-axis, this is y-axis, and let's say I want to know which functions are possible between this A and B. So I can have this function, I can have this function, I can have that function. Just imagine all the set of all possible functions, they must be continuous. So C, A, B is the set of all those functions. Okay, so you pick a function from that. और जब आपके पास डेटा आता है तो डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए सारे फंक्शन, दे आर ऑल कैंडिडेट्स. So imagine a situation where you have data, just like you had in that chapter of approximation. You have some data set, और आप ये देखते कि अच्छा I can imagine different functions, and they are all good enough, they are all somehow कुछ एक पॉइंट को ज्यादा क्लोज है, कुछ दूसरे को है, कुछ तीसरे को है. So how to choose between these different functions? So for that you need to imagine the set of all possible functions, and rather than working for all possible functions to avoid weird functions which are mathematically not nice, let's stick to continuous functions only, and that's why you have this C of A comma B. ठीक है. अब इन फंक्शंस में तो जाहिर बात है साइन, कोसाइन, लॉग, ये सारे एक्सपोनेंशियल सारे आएंगे. And let's say we don't want to consider all of them because this is too much work. So maybe we want to consider only simple functions. Simple functions like polynomials. Polynomials are very simple, Polynomials का मतलब है एक straight line, ठीक है, या quadratic या cubic spline. वो आपने जितने भी simple functions पढ़े थे, linear function, quadratic function, cubic functions, या ज्यादा से ज्यादा 4th degree polynomial. तो अब आपके पास ये बैकग्राउंड है कि on one side, अब ये जो डायग्राम है ना, this is interesting because this tells you the space or set of all possible functions. So it's a larger set because the functions can be of any type, and then you consider a subspace or a small set of functions that are simple, like polynomials. So this is polynomials, and these are any continuous functions. तब आपको आइडिया हो गया है कि जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, we want to approximate a complicated function which has many possibilities by a simple class of functions which has few possibilities. ठीक है, अब ये बैकग्राउंड हो गया. अब अगर आपके पास ये जो हम ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, these points are not vectors, these are functions. So let's say there is a function in that larger class, and we want to approximate that function by some function from the smaller set like a polynomial. तो अब ये function भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. इन सब में अगर आप अपना common sense use करें, तो if I now ask you about these two functions, v is one possible candidate, w is another possible candidate, जो कि show हुआ है. You can actually show others. So can you use your common sense? Okay, which one is closer to that u? So v and w, you can think of them as simple functions like the polynomials. U is that complicated function which we find it difficult to approximate.
दैट इज द जनरल फंक्शन। तो अब देखो ना, ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि the one on the boundary, on this boundary, is closer to that compared to a vector inside. Yeah, and of course this is also on the boundary, but that boundary, that part of the boundary is far away from it. अब ये choice हम किस बुनियाद पे कर रहे हैं? We are using the norm between these two vectors or between two functions. So if u and v are vectors, we take the difference and then we take the norm. And if they are two functions like f and g, we take the difference and then we take the norm. तो अब आप चेक करें कि norm का जो concept है, जो कि बनता है किससे? Inner product से. That gives us a quantitative numerical way of telling which two functions are closer and which two functions are actually far away from each other. So that is the main idea. अब अगर आप इस डायग्राम को और से देखें, and let's say we don't want to learn all the math, तो इसमें एक चीज आप नोट करेंगे कि out of all these possibilities, I am just drawing all the possible vectors of differences. Why is this one so close? Because of a property called orthogonal. So जिस तरह हम ये perpendicular के लिए यूज करते हैं ना कि two vectors are perpendicular, so if two vectors are perpendicular, हम ये कह सकते हैं कि they are very different from each other. They have nothing in common. So similarly, we can now ask the same question about two functions. Let's say there is a function f and there is a function g, और हम इन दोनों में देखना चाहते हैं कि कितना different है ये. So if the two functions are perpendicular, and what do you mean by perpendicular? Not the angle 90 degree, but what we mean by that is orthogonal. और orthogonal का क्या है? अब आपको पता चल जाएगा कि why do we like inner product so much. Inner product अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि they are orthogonal, and this is a more general concept that replaces perpendicular. तो जिस तरह हम वेक्टर्स के बारे में कहते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 है तो हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर है, and they are different or dissimilar. So in a general n-dimensional space, we will not have dot product, we will have inner product, and then when we take the inner product of two functions or two vectors in n-dimensional space, and if that is 0, we can say, oh, these two functions or these two vectors are very different from each other. तो जो perpendicularity का और dot product का जो जनरल वर्जन है वो यहाँ पे हमें मिल गया. ठीक है, अब इसका क्या फायदा है, and how is this related to our problem of approximation? So let's move fast forward. और ये हमें बेसिकली बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, अभी स्टार्ट में मैंने क्या बताया था, वी नीड टू आंसर इन व्हाट सेंस इज दिस बेस्ट, इन व्हाट सेंस. तो बेस्ट से हमारा मतलब क्या होता है? तो बेस्ट से हमारा मतलब बेसिकली ये है कि ये जो नॉर्म है बिटवीन टू फंक्शंस और टू वेक्टर्स और टू डेटा पॉइंट्स, वो जब स्मॉलेस्ट हो जाएगा. So you're approximating a function or a vector, and if the approximating function is the closest among all the possible candidate, तो फिर ये कह सकते हैं कि अच्छा, this is the best approximation. It is the smallest, I would say, error. अच्छा, अब ये जो distance का concept है, ये अगर आपने abstract देखना है तभी इस diagram में ना इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि it's too abstract. So if you want to make it more concrete, you can imagine one set of vectors lying on this line. So this is kind of that. This, you can think of this as the smaller set of candidates. कि n में से आपने कोई point या कोई vector या कोई function. Let's say this line represents the functions or vectors or any object you are looking for. And you restrict those functions to this line so that it gives you a picture of smaller set. And this vector is free. It can be anywhere. It can be anywhere in this plane.
So that gives that concept of larger set or more complicated set or whatever. Of the different possible candidates on this line, W is one candidate, V is another candidate. अब देखो ना ये इनमें से why do we like this one so much? क्योंकि it has the smallest distance from the actual vector, and all these other vectors they have larger distances. अब ये small distance क्यों आपको मिल रहा है? क्योंकि आप चेक करें कि ये perpendicular है. This is something which you know from geometry. Yeah, you have a line, you have a point. So out of all these different points on the line, the points that is on the line perpendicular to this line, you can prove that this will be the shortest distance. So you can say that अब अगर मैं ये सारे हटा दूं ना तो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि if you are approximating this point by any of these points on the line. And why are we restricting ourselves to this line? Because this is that simpler class of functions. Okay, we want polynomials or we want something. We don't want to go complicated. So अब in sub में the one which is the best in terms of distance or in terms of norm, because norm is a better word compared to distance. That has a property that the vector connecting this approximation and the actual value is normal or orthogonal. देखो ना हमारा जो crude concept है perpendicular का, that becomes normal, और वो normal हमारे पास orthogonal बन जाता है. orthogonal और orthogonal का क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि we need a numerical criteria. numerical criteria ये है कि ये जो वेक्टर है u minus v, इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लें इससे, इस वेक्टर से, यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो, तो that should be 0, क्योंकि that is what we mean by orthogonality. अब देखें u minus v और w. अब आप इन w's में से if you think of this w as a free vector moving along, so it should be such that u minus v is perpendicular to it. This perpendicularity or this orthogonality indicated by 0 will imply that you have the best approximation. तो हमने बेस्ट अप्रोक्सीमेशन का बेसिकली एक न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव वो दे दिया है पिक्चर. ठीक है. नाउ हाउ डज इट अप्लाई टू द लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम? क्योंकि ये सारी कहानी हम वी आर सेटिंग द स्टेज फॉर लीस्ट स्क्वायर्स एंड लिनियर लीस्ट स्क्वायर इज द सिंपलेस्ट वन. सो पहले आपने सिंप्लीफाई किया कि आई विल ओनली बी लुकिंग, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, I will be looking at polynomials only. That was first polynomials. That was the first reduction in choices. And even in polynomials, you want to restrict yourself to linear functions, linear polynomials, linear least squares, yeah, straight lines. I will only be looking at straight lines. तो अगर आप ये देखिए कि आपने इस फंक्शन को रिप्लेस किया बाय अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन आपको पता है उसका फंक्शन इस टाइप का होना चाहिए. और ये स्टफ सारा वही है जो आपने चैप्टर पता नहीं कौन सा था, 4 था या 5 था, ये आपने उधर पढ़ा हुआ था. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हाउ इज दिस रिलेटेड टू दिस norm, the concept of norm and inner product. तो अब ये सारा अगर आप करेंगे तो बेसिकली इस पैराग्राफ में से सारा दिया हुआ है कि the least square problem which you studied before and we are not doing it again, it simply is a special case of the problem which tries to find the minimum, the vector with the minimum distance. देखो ना, argmin.
आर्गमिन मैंने आपको पहले भी बताया था एक दफा कि ये पाइथन में एक फंक्शन है आर्गमिन, और आर्गमिन बेसिकली आपको मिनिमम नहीं देता, लेकिन वो वैल्यू देता है जिस पे मिनिमम मिलेगा. सो एक्चुअली मिनिमाइजिंग अ फंक्शन some criteria. Remember, this capital F should not be confused with small f, right? This capital F could be the distance, yeah, because you want to minimize the distance, or it could be the norm. Yeah, it could be this norm. You want to. अब देखें ना यहाँ पे पिछले चैप्टर में भी हम ये इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे ax इक्वल टू b, तो अगर ये इक्वल है फिर तो मसला नहीं है, फिर तो आप सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स से इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है, so you want this ax to approximate b. Now, when will this be the best approximation? When the difference between these two is as small as possible, and that smallness is captured by the norm. In this case, it's the 2 norm. And we want to minimize this norm, this distance. तो अगर इसको मैं let's say capital F कह दूं, जिस तरह यहाँ पे इसने कहा हुआ है, so I want a value of x which will give me the smallest possible value of this distance, so that the approximation is best. So I need an x star, a value of x which minimizes this distance. और इस concept को आप कैसे capture करते हैं? Symbolically, by saying that x star, the optimal solution, is a vector which, when you put that vector into this function, and this function is the norm, the distance, you will get a minimum. So that's why you don't say minimum, but you say argmin. इसको ना मैं अगर बिल्कुल सिंपल क्रूड कैलकुलस की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, उसी फंक्शन को मैं कर देता हूं कैपिटल F. ये x है और ये f of x है. तो किस पॉइंट पे ये फंक्शन मिनिमम है? इस पॉइंट पे, ठीक है. लेट्स से ये वैल्यू जो है ना, ये 3.5 है, जस्ट एज ए केस, और ये वैल्यू है 1.5. अब 1.5 और 3.5 में क्या फर्क है? 1.5 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, ठीक है, क्योंकि इट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू. बट व्हाट इज 3.5? 3.5 is not the minimum value of f. It is the value of x which makes f of x minimum. तो उसके लिए हम नोटेशन मैथ में क्या यूज करते हैं? आर्गमिन. आर्गमिन उस वैल्यू को कहते हैं जो कि किसी और फंक्शन को मिनिमाइज करता है, ठीक है. इट्स द मिनिमाइजर. यू कैन थिंक ऑफ आर्गमिन एज द मिनिमाइजर. सो जो लीस्ट स्क्वायर्स का प्रॉब्लम हमने पढ़ा था, you can think of this as a minimization problem where the solution minimizes some criteria. Okay, so ये basically इसका फाइनल जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की वो ये है, कि rather than thinking in terms of solving an equation ax is equal to b. अच्छा, आप ax is equal to b शायद लिख दें डेटा के लिए, लेकिन अगर उस डेटा, देखो ना, आप डेटा के लिए अगर वो डेटा एग्जैक्टली किसी लाइन पे आ रहा है फिर तो आप ये सॉल्व कर सकेंगे. लेकिन अगर वो नहीं आ रहा, और वो नहीं आएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपका डेटा जो है ना वो एक लाइन पे नहीं होता. इट कैन बी एनीवेयर, बट यू स्टिल वांट अ स्ट्रेट लाइन, राइट? यू स्टिल वांट अ linear model. So when you still want a linear model, you cannot expect this to be an equal sign, but you want the difference between these two to be as small as possible. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि rather than looking for the exact solution which does not exist, you just minimize this difference and you frame this as an optimization problem. The solution, although the solution does not exist because they are not equal, because there is no single line which can pass through all the points,
but you can try to make that lines better and better, or more and more, or closer and closer to being to the data. तो उसके लिए आप अगर इसको minimize करें इस norm को, so you will have the best possible solution, and that is what we mean by least squares. ठीक है? तो अगर ये अब चूंकि हम इसमें से सारा linear algebra skip कर रहे हैं, so I'll just announce here from the book this result. और इसमें मैं बार बार वो हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए कि it is a minimization problem and it minimizes some distance function, which in this case is the norm. और अगर ये linear algebra आपको टाइम होता है इसको समझने का, तो the solution would have been the same as if you were solving this problem. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ax is equal to b को सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वल नहीं है. जब इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, does not exist. लेकिन आपने क्या किया, because you change the problem and you are happy if it is closer or the closest. So now you have a new set of equations. Instead of x equals b, you multiplied both sides by A transpose. Now this is just a coincidence that the transpose appears on both sides, right? But what is important to you is that if you do this, and if you solve this system of equation by using, for example, LU factorization or Cholesky or whatever you learned so far, forward substitution, backward substitution, this solution will be the same as if you have minimized that function. So the best possible approximation है, that becomes simply an algebra problem, a linear algebra problem. ठीक है? और ये function basically implemented है उसमें. इसको ना ये because if you solve this equation, you have automatically also calculated the inverse, but this is not the actual inverse. यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कि इसको आप थोड़ा सा distinguish करें from typical scenario. Let's say I have a system. I will now write two cases. Yeah. So the usual case. Sorry. The simpler case, जो कि possible है जिसमें solution, in which the solution exists and you don't need to worry about this norm thing. And the complex case or complicated case, जिसमें no solution exists. तो अब यहाँ पे मैं ना पिक्टोरियल इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. लेट्स से यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स है जो कि 2 पॉइंट्स है, और उन पॉइंट्स के थ्रू आपने एक स्ट्रेट लाइन फिक्स करना है. ठीक है? ये 2 डायमेंशन में है. तो अगर ये n डायमेंशनल में होता तो आपके पास n पॉइंट्स होते. So when you are fitting this line, maybe you will have some equation like that, and it will be possible to solve such an equation. And when you solve such an equation, automatically you would have taken the inverse as well. Indirectly आपने inverse उसका calculate कर दिया है क्योंकि आपने solve किया. और ये solution क्यों possible है? क्योंकि all the points lie on a straight line and you can find that linear function. But of course this is only wishful thinking. Yeah, ये होगा नहीं. Reality में क्या है? Reality में you have data, and through that data no linear function or no linear model can pass through all the data. So if you want to write such a function, such an equation, that equation will have no solution. So the best you can do is to stop solving that equation and solve another equation. And which equation? You multiply this side by A transpose and you multiply that side by A transpose. Now this trick actually comes from attempting to minimize this norm. तो अब अगर वो linear algebra आप किसी तरह से सीख के कर लें, और इस norm को जो between the model, so you can think of this as the model and you can think of this as the data. So data और model के दरम्यान जो approximation है उसको अगर आप
difference है उसको small कर करके. So this turns out to be the solution. So if you can somehow solve this system, and this system will have a solution by using your Gauss elimination, or LU factorization or Cholesky factorization, whichever method you find, you have automatically calculated the inverse. So what will be the inverse there? You take this to the other side. So A transpose A inverse, and then A transpose, and then B. So you basically A inverse तो exist नहीं करता, क्योंकि अगर ये exist करता तो ये फिर ये वाला केस होता, तो ये तो नहीं है. So जब A inverse exist नहीं करता, तो आपने basically A inverse की जगह ये calculate किया है. Another quantity which is like it's like a fake inverse, yeah. So इस fake को लोग कहते हैं pseudo inverse, and there is even a symbol for this cross symbol. And Penrose was the guy who actually came up with this. Moore Penrose, probably there are two sentences, that's why there is a hyphen. So pseudo inverse or Moore Penrose inverse वो क्या है कि ये basically matrix inverse चूंकि exist नहीं करता because the equation has no solution, तो ये क्या करता है कि ये it tries to calculate another matrix, and that matrix is, you can think of it as a generalized inverse. और ये अगर exist करता तो ये फिर इसकी calculation simple case के लिए they are actually equal as well, yeah. So there is, you can recover the original inverse for the cases when there is a solution, when there is a, तो solution हो या ना हो, ये जो pseudo inverse है, it will always work. अब ये पूरी कहानी है. ये मैंने आपको बहुत, आप कह लें कि इसमें से बहुत सारी डिटेल्स जो है ना स्किप करनी पड़ी मुझे. लेकिन अब व्हाट डज इट मीन फॉर numpy? numpy इस पूरी कहानी को कैसे डील करता है? numpy में बेसिकली एक फंक्शन है. आई एम नाउ हाईलाइटिंग इट. या numpy में मॉड्यूल है linalg. उस linalg में there is a function called pinv. P is for pseudo, yeah. This P is basically for pseudo. तो ये जो अभी मैंने कॉम्प्लिकेटेड कहानी बताई है ये वाली, ये ऑलरेडी पाइथन में सूडो इनवर्स फंक्शन जो है ना पी इनवर्स के नाम से अवेलेबल है, एंड यू कैन ट्राई दैट. ठीक है. ऑफ कोर्स द गोल इज नॉट टू कैलकुलेट द इनवर्स. असल गोल इनवर्स कैलकुलेशन नहीं है. असल गोल है टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो वो भी ना बेसिकली पाइथन में वो भी अवेलेबल है कि one possibility is to call that function pinv, और वो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, वो numpy.pinv नहीं होगा, वो numpy.ling.pav ये होगा. इसके साथ आपको डॉट लगाना पड़ेगा. But another way of using Python is to know another function. It's called lstsq. So lst is for least. This is for least, and this q is for square. So you can literally translate it to linear least squares. linear algebra में जब आप ये कमांड यूज करते हैं, ठीक है ना, linalg.numpy, so all you have to provide to this is the a matrix. Remember we have this thing in mind, ax b, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ nearly equal to, because I know the exact solution in most cases does not exist. ये b इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इधर आपका a आ जाएगा, इधर b आ जाएगा, और यहाँ पे आपने एक टॉलरेंस देनी है. टॉलरेंस, this tolerance will actually, by default, it will just give you a warning. But if you give a numerical value, so वो numerical value देखेगा कि जब भी इनके दरमियान जो norm है ना, difference, हमने क्या देखा था, ये norm, if this norm actually is larger than this tolerance, then it will not return the result. It will only return the result if
if it can find a solution, क्योंकि यहाँ पे रिमेंबर ये एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको टॉलरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो टॉलरेंस जब मीट नहीं होगा, उससे स्मॉल वैल्यू नहीं मिलेगी लेकिन तो ये आपको जो है ना वो रिजल्ट देगा ही नहीं इस तरह से। सो दिस इज नाउ द कंक्लूजन कि we have a function lstsq in numpy dot len alg that will return a tuple. It will return a tuple, one component of which is the solution vector. I mean, yeah, solution to the optimization problem, which is the approximation. It will also return another thing which is called residual, क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद ही ये मिनिमाइज करना है ना, ये नॉर्म, तो वो इस नॉर्म को भी रिटर्न कर रहा है ताकि आपको पता चले कि वो मिनिमम कितना अचीव हुआ है, और उसको ये कहता है रेजिड्यूल। तो जस्ट रिमेंबर द नेम, कि जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं रेजिड्यूल 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 ना बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में रिमेन्स को कहते हैं कि व्हाट इज रिमेन, व्हाट रिमेन्स, रिमाइंडर, यू कैन थिंक ऑफ इट एज रिमाइंडर। अब है ना वो टेलर सीरीज में भी रिमाइंडर होता था, तो रिमाइंडर, रेजिड्यूल, दे बोथ शुड रिमाइंड यू, and I think in old English language, residual is just another name for reminder. So it tells you the approximation error. तो अगर हम इसको अब यूज करेंगे, it also provides some other values, but you can ignore them because they are not, you can't understand them at this point. For example, rank आपको पता है, इस मैट्रिक्स का रैंक भी आपको दे देता है, ठीक है। So let's see how the code will look for example these two example. Let's say आपके पास ना, इसको देख के मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेंटल पिक्चर भी बनाए ना, कि अगर मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ ax is equal to b, so you will now see why it is not possible to have an exact solution. तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 -1 1 1 1, और ये हो जाएगा x1 x2 equals 2 1 3. Try to think about this system and tell me why it is not possible to have an exact solution. Can you think about this for a while? No matter what you do, there is no way to find an exact solution. The variable, there are only two variables, but there are how many equations? There are three equations. So two variables at best could only satisfy two equations, right? But you are requiring two variables to satisfy three equations. तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसकी ना मेंटल इमेज आपके जहन में क्या आना चाहिए, कि अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली 3 इक्वेशन का मतलब ये है कि मेरे पास 3 पॉइंट्स है। लेट्स से एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो वन लाइन कैन ओनली सेटिस्फाई 2 ऑफ दिस पॉइंट्स। तो अब मुझे या ये लाइन करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई एक लाइन मैं चूज करना पड़ेगा, लेकिन आई कैन नॉट फाइंड अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स, क्योंकि दैट विल नॉट बी अ लाइन, दैट विल बी अ कर्व। अब समझ आ गई है कि व्हाई डू आई कीप सेइंग कि x is equal to b is not going to work, ठीक है। So the only thing you can try is to x approximately equal to b, and that approximation has to be the best possible approximation, and that is why we need that concept of pseudo inverse or सारा norm और you know ax minus b। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि इन दोनों के डिफरेंस को जीरो तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकता है। और वो मिनिमाइज जो वैल्यू है जो जीरो से डिफरेंट है, that will be returned by this function lstsq in the variable residual, जिसका residual output है उसमें वो दे देगा। So if you now follow this, this is the matrix, this is the vector,
you try to minimize this function, sorry, this norm, and the solution will be given by this least square. ठीक है, अभी क्या देगा इसमें आपको ये लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन दे देगा, इसमें रेजिड्यूल दे देगा, और इसमें रैंक और एस सम अदर सिंगुलर वैल्यूज अभी आगे आ रही हैं, ठीक है ना। वो जब हम सिंगुलर वैल्यूज की तरफ जाएंगे तो क्यू आर भी पता चल जाएगा। नाउ पे सम अटेंशन टू दीज वैल्यूज, दिस इज सोल्यूशन, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन है, एंड यू कैन नाउ ट्राई दिस। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1 1 minus 1 1 क्या है, and 1 1 again, and if I multiply this with this vector, which is 0.75 1.75, although this is the best possible solution, but this will give me a vector which is not exactly equal to the b vector but some other vector. But if I subtract from this vector the b vector, and the b vector is 213 213, so this norm has been minimized. So this solution is optimal in the sense that this norm has been minimized. इससे कम ये नहीं हो सकता था, और वो कहाँ पे स्टोर्ड है, रेजिड्यूल में। तो इसकी वैल्यू हमारे पास, अब देखो ना, यू डोंट नीड कंप्यूट दिस वैल्यू, यू जस्ट रीड दिस वैल्यू टू बी 0.5। अब इसका मतलब है कि 0.5 से लोअर रेजिड्यूल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे टॉलरेंस दिया होता, इसमें आपने टॉलरेंस नहीं दिया होगा ना इस कमांड में। अगर इस कमांड में यहाँ पे कॉमा के बाद आप टॉलरेंस दे देते, लेट्स से 0.4 दे देते, तो ये एरर दे देता, क्योंकि 0.5 is larger than 0.4 and then this will not return a solution. On the other hand, if you had given for example 0.6, तो आपको solution दे देता, ठीक है। So is this clear so far? To recap what we learned so far in this lecture, is that we revisited our problem of approximation, the least square problem, and we now realize that that was actually an approximation we were looking for, because the exact solution is not possible, because you cannot have a function satisfying too many conditions. Yeah. So fitting a straight line to a data set with more than 2 points is not possible. So the best you can do is to find the best approximate model, which for the general case of n dimensions can only be solved if you understand the concept of norm, and norm is only possible if you know how to compute inner product, and inner product is a generalization of the dot product, which you already know, and the concept of perpendicularity in the typical linear algebra or geometry, because this concept of perpendicular and dot product comes from geometry, that in the n-dimensional case, because when you are dealing with data, you are dealing with more than 2 dimensions, 3 dimensions. So you cannot go with the usual concepts of perpendicular and dot products. You change dot product to inner product, and you change perpendicular to orthogonal, and you change magnitude to norm. Yeah. So maybe if we have a list of these new names, so if I have our school book, school geometry, and here the linear algebra terms. So school geometry में जो आपने perpendicular word use किया था, यहाँ पे it becomes orthogonal, और यहाँ पे जो magnitude था vector का, it becomes norm here, और यहाँ पे dot product था, it becomes inner product here.
ठीक है. So this gives you some picture. And when we solve an equation for the approximate solution, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. ये भी मैं समराइज करता हूँ और दोनों पाइथन में अवेलेबल है. ठीक है. So ax approximately equal to b. So what do we mean by this? That we are actually looking for a solution that minimizes this norm. ठीक है. So we look for a minimum and we want an x that minimizes this function. So a better name is argmin. So argmin is the solution we are looking for. And indirectly, we also learn that there is an equation which can be solved exactly to achieve this result. और वो क्या है, आपने सिर्फ ये करना है कि इसको A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है. Luckily, this equation now has a solution, and doing this is the same as if you were calculating this inverse. और इसका pseudo inverse क्या बन जाएगा? A transpose inverse A transpose, and this quantity is called a pseudo inverse, that symbol which looks like a cross, and this is available in Python as numpy.linalg.pinv. So you can actually directly solve for pinv. That is one way. And the other way is, instead of looking for the p inverse, try to solve this equation approximately by the function which is numpy dot linalg dot lstlsq, और उसको आपने देना है a मैट्रिक्स, उसको देना है आपने b मैट्रिक्स, और उसको आपने कोई टॉलरेंस देनी है जो कि, और रिटर्न आपको क्या देगा? रिटर्न आपको ये सोल्यूशन दे देगा, ये x स्टार, और इट विल गिव यू द रेजिडुअल, और रेजिडुअल बेसिकली ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये जो मिनिमाइज हुआ है. ठीक है. दैट इज एक्चुअली द समरी ऑफ व्हाट वी अचीव्ड सो फार. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये दिस बिफोर दिस बिग डेटा revolution actually came to the scene, most of the problems in computation, they were solved in this manner, in the manner which I just explained. अब इसमें जो इस लाइन में ना आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे इसकी बस जाती है. ये चेक करें. The last implementation is not useful for large matrices. When you are dealing with big data, you have large matrices, and whether you use PINV or whether you use LIST, जितना मर्जी आप कर लो, ये जो है ना, ये नहीं चलेगा. ठीक है. So हमें मेथड्स चाहिए जो कि इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाए, और वो एफिशिएंसी आती है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से. और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए जिसको हम कहेंगे Gram-Schmidt or Thor normalization. They are actually German mathematicians, these two guys. They came up with a clever strategy. और बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँ तो वो ये है कि जो हमने यहाँ पे ये LST और ये जो फंक्शंस पाइथन के बताए हैं, दे, अगर आपके पास ये आगे वाले टॉपिक्स ना होते, ये फॉर एग्जांपल ये ग्राम-श्मिट्स ना होता, HVD ना होता, ये QR ना होता, तो पाइथन ने भी जाहिर बात है पुरानी चीज़ों के साथ खेलना था. और वहाँ पे आपके पास क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल है ये मैं बताता हूँ. आपके पास क्या-क्या टूल्स अवेलेबल है. आपके पास रॉ गॉस एलिमिनेशन अवेलेबल है. ठीक हो गया. आपके पास LU फैक्टराइजेशन है. फिर उसके बाद कोलिस्की, और ऑफ कोर्स इसका पिवटेड वर्जन भी है, पिवटेड. फिर इसके बाद कोलिस्की है.
कोलेस्की फैक्टराइजेशन। और कोलेस्की से पहले आपको याद होगा LDL ट्रांसपोज भी हमने किया था। तो ये सारे अप्लाई करने के बावजूद इट इज पॉसिबल दैट यू हैव राउंड ऑफ एरर्स। ठीक है, तो दैट इज अ नो गो। लार्ज मैट्रिसेस के लिए ना सिर्फ ये कंप्यूटेशनल इंटेंसिव है, बट देयर आर इश्यूज एज वेल। हम अगले लेक्चर में कोशिश ये करेंगे कि वी विल ट्राई टू लर्न दिस प्रोसेस, क्योंकि आज के लेक्चर में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट था, क्योंकि आई वांटेड टू मेक दिस डिस्कशन रेलेवेंट टू अप्रोक्सीमेशन। अब चूंकि वो हमने कर दिया है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्योरली ये जो ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि इट्स एन एल्गोरिथमिक प्रोसेस, you need to understand the algorithm, और you will see that this actually changes this whole scenario। ये जितने भी कंप्यूटेशन के इश्यूज हैं, लार्ज मैट्रिक्स के और राउंड ऑफ एरर्स, ये सारे मसाइल जो है ना वो आपकी कंट्रोल में आ जाते हैं द मोमेंट यू लर्न दिस प्रोसेस। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ मैजिक। एट दिस पॉइंट यू कैनॉट इमेजिन व्हाई दिस शुड वर्क, लेकिन बिलीव मी, वंस यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत कंसेप्ट लगते हैं अक्सर ना। मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस वालों के दरमियान ये प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स हैव दिस स्ट्रेंज प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग, कि उनका ख्याल ये है कि ये जो कंप्यूटेशन वाली चीजें हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज टिपिकली एन एल्गोरिथम कंप्यूटेशन, so they somehow think that algorithmically you cannot achieve something which is conceptually different. So this is very different. यहाँ पे it appears that you are only doing a computational process, but it opens up new concepts, और वो concept pure mathematics से नहीं आ सकते हैं। So only by solving a problem computationally, so when this paper was published, people did not take it seriously, क्योंकि this was not a theoretical paper, this was a numerical paper, but this opened up new theoretical avenues। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यार ये तो बड़ी चीजें बड़ी सिंप्लीफाई हो सकती हैं। So that is something which we will inshallah cover in the next lecture on Monday. आज तक जितने questions है वो आप would like you to ask now, क्योंकि अभी हमारे पास है कोई 10 मिनट तक टाइम है हमारे पास। और अभी छोड़ना आपने नहीं है, क्योंकि मैं ना अटेंडेंस अभी ट्रैक अभी मैं कर लेता हूँ। ये I forgot to track the attendance, तो अभी मैंने इसको ऑन किया है, तो it will need some time, at least 2 to 3 minutes to track the attendance. And in the meantime, I would like to receive any questions so far. ग्राम श्मिट से पहले जो जो चीजें आपके ध्यान में आ सकती है वो आप पूछ सकते हैं। And also remember that this inverse thing, this P inverse, in practice nobody will use it. Okay, people will only use LSTSQ. Of course, it is a limitation. लेकिन जब तक आपको बाकी चीजें नहीं पता, this is the thing which you are using. ये PI inverse, it was only to complete the discussion. So there is no need to compute the inverse for these problems. और मेरे ख्याल में ना आपने शायद यूज किया होगा, ये पाइथन में शायद एक ऑपरेटर है बैकस्लैश। ठीक है ना, बैकस्लैश, तो वो भी इनडायरेक्टली यही करता है, मोस्ट लाइकली डज दिस। So instead of dividing a matrix by a vector, you divide it backward. Yeah, so you just apply, you enter your matrix and then you apply this thing and then a vector. This essentially does this, applies this function. Yeah, so there are 2 minutes इसको हो गए, इसने भी अटेंडेंस जो है ना ट्रैक किया होगा। So you can leave now if you have no further questions.
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।